नमः ॐ ऋभं नमः ॐ नमः ॐ ऋभं नमः ॐ ऋभं नमः ॐ ऋभं नमः ॐ 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 ऋभं नमः ॐ ऋभं नमः ॐ नमः ॐ ऋभं नमः ॐ नमः ॐ। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सप्ताह हमने जाना था पानी का महत्व क्या होता है ध्यान साधना में, और उससे पूर्व हमने भोजन के बारे में बात की। और आज बात करेंगे हम हवा या वायु के बारे में। जो तीन अति महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो बताई गई, भोजन, पानी और हवा, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। और सबसे महत्वपूर्ण है हवा। कारण भोजन के बिना कुछ समय रहा जा सकता है, पानी के बिना भी कुछ समय रहा जा सकता है, लेकिन हवा के बिना, वायु के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये हवा किस तरह, ध्यान में इसका क्या महत्व है, ये तो हम सब जानते हैं कि देखिए, कोई भी ध्यान करते हैं उसपे श्वास पे फोकस होता है, और श्वास का रिलेशन हवा से ही होता है, वायु से ही होता है। श्वास के साथ हम वायु को ही अंदर लेते हैं, और वायु के साथ हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और एक एक कोशिका तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारा शरीर काम करता है। तो इस बारे में हम और भी चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे, और आप लोगों से बात भी करेंगे। तो सभी के वीडियो ऑन रहने चाहिए, कारण ये चर्चा सत्र चल रहे हैं हमारे अभी। आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब देना है, और आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज करेंगे, आप बात कर पाएंगे। जी, तो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबके वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। यस, सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सविता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे आनंदमल सर ने कहा कि वीडियोस ऑन होंगे तभी मुस्कुराते हुए चेहरे भी नजर आएंगे, इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और ऑफलाइन सेशन वाली फीलिंग भी आती है। तो ऑनलाइन में ही ऑफलाइन का मजा लेने के लिए वीडियोस का ऑन रहना बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक, वायु का साधना में क्या महत्व है, जैसे आनंदमल सर ने भी बताया कि पीछे हमने 2 सेशंस में यही बात की कि भोजन की इंपॉर्टेंस क्या है और जल की इंपॉर्टेंस क्या है। भोजन और जल का लेना हमें अनुभव होता है, और हम दिन में कई बार उपयोग में भी लाते हैं कि हाँ, भोजन किया हमें पता लगता है, जल पिया हमने पता लगता है, क्या खाया क्या पिया उसका एक हमें आइडिया रहता है। तो श्वास के बारे में, क्या हम भोजन और जल की तरह ही कभी श्वास को ग्रहण करते हैं?
इज इट सो? भोजन को हम लेके बैठते हैं, पानी को भी हम लेके बैठते हैं और उसे हम ग्रहण करते हैं। श्वास, श्वास तो अपने आप वायु, जो वायु का कनेक्शन है, कि वायु हमारे शरीर के भीतर में जाती है, तो वो किस माध्यम से जाती है? भोजन मुख से गया, जल भी मुख से गया, वायु मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारे शरीर के लिए, क्या हम उसको कभी लेकर बैठे हैं कि चल अब वायु को भी खा लेते हैं या पी लेते हैं? इज इट सो? नो, नॉट एट ऑल। वो तो हर वक्त अपने आप ही हमारे भीतर जाती है और आती है। अगर बाय चांस कोई ऐसा प्रोविजन होता कि हमें वायु को भी लेना है, और होता, तो शायद हम उसके प्रति जागरूक भी रहते। अब भोजन को हम खरीदते हैं, जल को भी कई बार खरीदते हैं, अगर वायु को भी खरीदना पड़ जाता तो हम ऑटोमेटिकली उसके प्रति भी कॉन्शियस हो जाते। वो तो दिन भर सोते जागते, खाते पीते चलते, हर वक्त हमें ऑटोमेटिकली ही मिलती रहती है। मिलती है कि नहीं? यस और नो? अपने आप ही हमें मिल रही है श्वास के माध्यम से। और जो चीजें हमें कई बार अपने आप मिलती हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझते हैं। जैसे पहले के टाइम में फोन कॉल्स होती थी, तो जो हम सब जुड़े हुए हैं, तो हम उस दौर से भी गुजरे हैं कि एसटीडी कॉल्स करनी होती थी और हर मिनट के चार्जेस होते थे, और 1 मिनट में हम कितने श्वास लेते हैं। वैसे इस तरह की बातें हम कई बार, ये नॉर्मल चीजें कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ एक जो नए साधक जुड़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सा जनरल सा रिव्यू लेके बस उसकी इंपॉर्टेंस पर ही आगे आएंगे। तो कितने श्वास हम 1 मिनट में लेते हैं? 14, 16, 18, 10 श्वास। चंद्रा जी ने, आप ओके, अनम्यूट कर सकते हैं चंद्रा जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। चंद्रा पटावरी, हाँ अनम्यूट बोलिए। हूँ सर। जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा लगा आज आप भी जुड़े हो। इन्होंने और मैंने कभी बॉम्बे में इकट्ठे एमए किया था। पर- तो चंद्रा जी रेगुलर जुड़ रही है, मैं देख रहा हूँ हाँ चंद्रा जी। जी रेगुलर जुड़ रही है अभी। हाँ, ओके, आपके क्लासेस भी बहुत अच्छे होते हैं ना। बहुत बहुत सारी जानकारियां मिल रही है और हम आगे शेयर कर पाते हैं उनको। नहीं, नोट्स बना लेते हैं कुछ कुछ। बहुत बढ़िया। तो एज पर मेडिकल साइंस 14, 16, 18, लेकिन हम उससे भी ज्यादा अगर हम काउंटिंग भी करेंगे तो 20 से 22 श्वास ले लेते हैं। लेकिन जब हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, या एमपी के फिटनेस से जुड़े हुए हैं, हर रूटीन में इस तरह की बातें सुनते हैं कि धीरे धीरे श्वास लेना चाहिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमारे श्वास धीरे धीरे 12, 10 इस तरह से कम होते चले जाते हैं। और अगर देखा जाए तो जब हम तनाव में होते हैं, तो कभी नोटिस किया है कि हमारी श्वास तेज हो जाती है या उसी गति में रहती है या मंद हो जाती है? फास्ट फास्ट हो जाती है। बहुत तेज हो जाती है, बिल्कुल सही। तो अब जब वो तेज होती है, उस वक्त एक हमारे शरीर का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, जिसे कि फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म कहा जाता है। हालांकि उसके बारे में भी हमने कई बार बात की है, बट जैसे ही किसी तरह का भी तनाव हमारे ऊपर आता है, हमारा फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म अपने आप तेज हो जाता है। मेनली वो हमें तनाव से या खतरे से बचाने के लिए अपने आप हमारा शरीर उस ढंग से काम करना शुरू कर देता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ विजिबल चेंजेस होते हैं जिन्हें हम इजीली देख पाते हैं। हमारे श्वास की गति तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा मुंह सूखने लगता है, फील भी होता है कि अरे पूरा सूखा सूखा हो गया, पानी पीना पड़ जाए या थूक को निगलने की
कोशिश रहती है, और पूरे के पूरे मसल्स भी तनाव में आ जाते हैं। और बहुत सारे इनविजिबल, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, हमारे शरीर के भीतर उस तरह के चेंजेस होते हैं। जैसे अचानक देखा भी होगा, ज्यादातर जब हम तनाव में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो हमारा बीपी एकदम से शूट कर जाता है, शुगर एकदम से शूट कर जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। और भी बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस भी शरीर के भीतर आते हैं, जब शरीर का ये फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे इस तरह के चेंजेस आने से हम उस सिचुएशन को इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है शरीर का। और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम मान लो ट्रेन पकड़ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, और ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, तो मैंने रियलाइज भी किया कि किस तरह से फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होता है। मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ की ट्रेन पकड़नी थी, और एक्चुअली भी एम्पल ऑफ टाइम लेके निकलते हैं, बट उस दिन भी सुबह सुबह का टाइम था, 6, 6:30 बजे की ट्रेन थी, और 5 बजे घर से निकले। कि ये लगा 1.5 घंटा है, हार्डली आधे घंटे का रास्ता है, आराम से पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। लेकिन देखा, उतना टाइम लेके भी निकलने के बाद 1 किलोमीटर के रास्ते पे इतना ट्रैफिक जाम कि ट्रेन निकलने में हार्डली अभी 10 मिनट्स, और हमारा जो जीपीएस दिखा रहा है वो 20 मिनट्स। और अगर मैं वॉक करके या भाग भाग के भी पहुंचूंगी, तो मुझे नहीं पता कि मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि भागने में ही फायदा है। और उस वक्त देखा जाए तो अपने आप इतनी एनर्जी आ जाती है कि हमें लगता है कि बस मुझे उसी पे फोकस करना है, वहीं पे पहुंचना है, और यही मेरा टारगेट है। तेजी से, जितने तेजी से चला जा सकता था, वही कह लो कि मसल्स ने अपने आप को खूब स्टिफ, अपने आप वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, और श्वास की गति भी अपने आप तेज हो जाती है, और हार्ट बीट भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और मन में पहली बार ये भी फीलिंग आ रही थी, अरे ये फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म है जो मेरे अंदर शुरू हो चुका है। और जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 13 था, और देखा ये तो अभी 16 है, तो अभी वो 3 क्रॉस भी करने हैं, और समय भी फिर से वही फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म चल रहा है। जैसे ही धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और देखा अभी 2 मिनट बाकी है, ट्रेन में अंदर जाने के बाद पूरी बॉडी अपने आप रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है। तो रियलाइज होता है कि अब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और जो जो ये सिचुएशंस बनी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। यानी हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आ जाते हैं, मतलब फाइट एंड फ्लाइट के मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट की, पूरा शरीर रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ गया, और धीरे धीरे जो भी तनाव हमारे भीतर आया था वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। एक तरह से जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन वो भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये क्या था। असल में फाइट एंड फ्लाइट के मैकेनिज्म से ही हम नॉर्मल रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आ जाते हैं। और ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी है कि जब हम अपने आप को रेस्ट एंड डाइजेस्ट की मोड, और वो कैसे आ पाता है, श्वास को अगर हम जागरूकता पूर्वक लेते हैं, वायु को हम जागरूकता पूर्वक ग्रहण करते हैं, तो ही इस तरह की सिचुएशंस इजीली हैंडल होती चली जाती हैं। हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स हैं वो 3 गुना ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। माइंड एंड बॉडी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाता है। नहीं तो हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है, शरीर कुछ और कर रहा होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से कोई भी कार्य करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं।
क्योंकि हम उतनी तन्मयता से पूरी जागरूकता के साथ उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता चला जाता है। कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, सेरोटोनिन और डोपामिन जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आता चला जाता है और डी एडिक्शन की ओर भी बढ़ते हैं। बचपन में ही कई बार देखा होगा, आज की जनरेशन में बच्चों को ही बहुत तरह के ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह की आदतें पड़ती चली जा रही हैं। तो अगर वो भी श्वास के प्रति जागरूक होते हैं तो उन एक्टिविटीज से भी छूटते चले जाते हैं। तनाव मुक्ति का, जैसे अभी बात ही हम तनाव की कर रहे थे कि जब तनाव होता है तो किस तरह से हमारी श्वास की गति तेज होती चली जाती है। मींस हमें ऑक्सीजन का, वायु का इनटेक बढ़ाना होता है। उस वक्त हम तेज श्वास के थ्रू उसको बढ़ाते हैं। बट अगर हम रेगुलर बेसिस पर भी श्वास के प्रति जागरूक होकर दीर्घ, लयबद्ध और मंद श्वास लेते हैं तो भी हमारी ऑक्सीजन की, वायु की, प्राण शक्ति की इनटेक बढ़ती है और हम स्वास्थ्य की ओर ही अग्रसर होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, जो अभी तनाव की बात की, वो सभी रोग दूर होते हैं। हाई बीपी को तो मैनेज करने के लिए दीर्घ श्वास अपने आप में एक बेजोड़ तरीका है। हर एक सेल हमारा एनर्जाइज होता है। सेल एनर्जाइज हुआ तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब हमने बात की, एक सेकेंड, श्वास के माध्यम से ही वायु को भीतर ले सकते हैं। तो अब श्वास को किस तरह से हमें लेना चाहिए? श्वास हम हर वक्त ले रहे हैं एक मिनट, सोते, जागते, चलते फिरते, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो प्रेक्षा ध्यान में भी श्वास के प्रति जागरूकता की बात की जाती है। किस तरह से हम उसके साथ माइंडफुल शब्द, कई बार मैं बोलती भी हूँ कि आजकल ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा फेमिलियर वर्ड होता जा रहा है कि माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, उसके प्रति जागरूक होना ही माइंडफुल ब्रीदिंग है। श्वास के प्रति भाव क्रिया मीन्स किस पर हमें ध्यान करना है? श्वास पर। किसको हमें देखना है? सांस को। होश हमारा कहाँ पे टिका रहना चाहिए? हर वक्त श्वास पर। चेतना कहाँ रहनी चाहिए? सांस पर। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? जब हम प्रत्येक श्वास को जानते हुए लेते हैं और जानते हुए छोड़ते हैं, तभी। और वो जानना भी किस तरह से पॉसिबल होता है, इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। वर्तमान में श्वास इज ऑलवेज इन प्रेजेंट। क्या हम कभी ये कहते हैं कि अरे चलना 2 घंटे बाद सांस ले लेंगे, अरे कल ही तो सांस लिया था? ऐसा कभी होता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। सांस अभी और इसी वक्त हम लेते हैं। इसीलिए जब हम सांस को देखते हैं तभी हम वर्तमान में रहते हैं। तो वर्तमान में रहने का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो श्वास ही है। और ये किस तरह से हमारी साधना में सहायक है? जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, जैसे अभी बात की कि लिव इन प्रेजेंट की बात हो जाती है, तभी हम अपनी उपस्थिति को भी इमेजिन कर पाते हैं। अपनी उपस्थिति मीन्स अपने अस्तित्व के प्रति। हमारा अस्तित्व क्या है? आत्मा। शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, शरीर तो है जो हमें विजिबल होता है, लेकिन उसके भीतर जो हमारा अस्तित्व है वो तो
सोल ही है। तो उसके प्रति जागरूकता श्वास के माध्यम से ही बढ़ती चली जाती है। श्वास को देखना मीन्स आत्मा को देखना, और अशांत मन और आंतरिक शांति। बाहर हमारा मन हमेशा इधर उधर की एक्टिविटीज में, इच्छाओं में, इंद्रियों के माध्यम से घूमता रहता है। लेकिन जब हम वहां से हट के फिर से अपने श्वास पर, वायु के ग्रहण करने पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो एक असीम शांति का अनुभव ऑटोमेटिकली हमें भीतर की ओर खींचता चला जाता है। और जैसे जैसे हम अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं, हमें उसमें जब आनंद एक्चुअली में आना शुरू हो जाता है, तो बाहरी एक्टिविटीज से, बाहरी डिजायर से हमारा ध्यान भी, ईगरनेस भी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ते चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड ही तो है जिसमें असीम शक्तियां हैं। तो जो बाहर है वही भीतर है। अपने आप को वहां से कनेक्टेड फील करते हैं, हमारी धीरे धीरे हर तरह से जागरूकता बढ़ती चली जाती है। और अगेन अंदर से कनेक्शन का मेन सोर्स वायु ही है, जो हम श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं। जैसे शुरू में हमने बात की कि भोजन और जल को तो हम देख पाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो भी हम इमेजिन कर पाते हैं कि मैंने भोजन खाया, मैंने जल को पिया। लेकिन श्वास के प्रति, वायु के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, तभी हम रियलाइज कर पाते हैं कि हमने इसको लिया। भोजन को हमें लेना पड़ता है, पानी को हमें लेना पड़ता है, और हम जागरूक हैं या नहीं है, खा लेते हैं। पता है इनडायरेक्टली कि हाँ हमने भोजन लिया या जल लिया, लेकिन श्वास के प्रति, वायु के प्रति जागरूक होते हैं, तो वो हमें बाहर के ओर से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करता हुआ भीतर से जोड़ता चला जाता है। यानी संसारिकता से ऊपर उठकर हम अपनी चेतना की ही उच्च अवस्था में पहुंचते चले जाते हैं। तो पर्पस तो हमारी कॉन्शियस ब्रीदिंग का यही है कि हम अपनी चेतना यानी आत्मा से जुड़ते चले जाएं, और उसी से हम धीरे धीरे आसक्त, अनासक्त होते चले जाते हैं, आसक्ति से मुक्त, और अंततः हमारे भीतर मुक्ति का भाव जागृत होता चला जाता है। और बीच बीच में हम छोटे छोटे से प्रयोग भी श्वास से रिलेटेड करते चले जाएंगे कि किस तरह हम इन सभी चीजों का अनुभव भी कर सकते हैं, 2 श्वास 5 श्वास के साथ, कि हमें किस तरह कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ कौन सा भाव हम अलग अलग समय पर जोड़कर हर तरह के भावों को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अनासक्त का भाव मीन्स अनित्यता। हमने श्वास को लिया और इसी भाव को इमेजिन किया कि सब कुछ अनित्य है। श्वास को छोड़ा, तब भी इसी भाव को भीतर लेकर आए कि सब कुछ अनित्य है। तो इसी भाव को लेते हुए हम 5 श्वास लेंगे और 5 श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और भाव लें, सब कुछ अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, टेम्पररी है। छोड़ें, छोड़ते हुए भी अनित्यता को इमेजिन करें। ये शरीर जिसके लिए श्वास ले रहे हैं वो अनित्य है। ब्रीद इन, छोड़ें। शरीर केवल माध्यम है, साधन है। श्वास लें, छोड़ें।
अनित्यता का अनुभव करते हुए ब्रीद इन, आउट, श्वास लें, अनित्यता का भाव छोड़ें, सब कुछ टेम्पररी है, रिलैक्स्ड फील करें, धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इस तरह अलग अलग भावों के साथ हम अपनी कॉन्शियस ब्रीदिंग को करते चले जाएं। और करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ये सब भी हम जानते ही हैं कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग, श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियों को फुलाना है और छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को ही अंदर खींचना है। जो पुराने साधक हैं वो डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर कोई नया भी है और कोई अपना हैंड रेज करके किसी भी तरह की क्वेरी भी करना चाहता है तो दे आर ऑलवेज वेलकम। डोंट थिंक कि अरे मैं पूछूं तो कभी लगे कि ये भी नहीं पता है, ऐसे वाला भाव अपने भीतर बिल्कुल भी ना लाएं। बॉक्स ब्रीदिंग, समताल श्वास, यानी जितना समय श्वास लिया उतने ही समय भीतर रोका, उतने ही समय में बाहर छोड़ा और उतने ही समय बाहर रोका। समताल श्वास। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हम श्वास की ही वायु ग्रहण करने की, जागरूकता पूर्वक श्वास को भीतर लेने, छोड़ने और रोकने को मैनेज कर सकते हैं। एकांतर नासिका श्वास मीन्स एक ही नोस्ट्रेल से श्वास लिया, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ राइट रहे, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ बाईं ओर से रहे। यानी सूर्य स्वर को चाहे सिर्फ हमने चलाया, चाहे हमने चंद्र स्वर से श्वास लिया और छोड़ा, तो वो एकांतर नासिका श्वास। सहज श्वास, सहज श्वास तो हम ले ही रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं और उसी के प्रति जागरूक हो जाना। किसी तरह का काउंटिंग नहीं किया, किसी तरह की रोकने की कोशिश नहीं की। जो श्वास हम ले रहे हैं केवल और केवल उसी को देखते चले जाना। दीर्घ श्वास यानी हम कोशिश करके उसको लंबा करते हैं और लंबा ही धीरे धीरे छोड़ते हैं। और जब हम कुछ जिन दिनों तक इस प्रैक्टिस को करते चले जाते हैं तो वही दीर्घ श्वास हमारा सहज श्वास बनता चला जाता है। समवृत्ति श्वास भी यही है कि हमने जागरूकता पूर्वक एक से लिया और दूसरे से छोड़ा। प्रेक्षा और प्राणायाम, इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि जब हम श्वास की प्रेक्षा करते हैं यानी उसमें पूरी तरह से जागरूकता को जोड़ देते हैं। अब जैसे ये दो तीन बिल्कुल जनरल से डिफरेंसेस भी उनके बारे में है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हाथों का सहारा लेते हैं। जब हम श्वास की प्रेक्षा, चाहे वो समवृत्ति श्वास है, वो हम करते हैं तो वो हम संकल्प शक्ति के साथ करते हैं, मीन्स मानसिक रूप से करते हैं, हाथों का सहारा नहीं लेते हैं। बिगिनिंग में ले सकते हैं बट धीरे धीरे मानसिक रूप से ही करते हैं, यानी संकल्प शक्ति के साथ ही फील करते हैं कि बाईं ओर से श्वास गया, दाईं ओर से धीरे धीरे बाहर आ रहा है और फिर वापस राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास को लिया और लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हमारे मन में, हमारी चेतना में इतनी ताकत है कि हम हर एक्टिविटी को इमेजिन कर सकते हैं, अपनी संकल्प शक्ति के साथ इजीली कर सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम हाथों का सहारा लेके करते हैं तो वो एक स्थूल स्तर की, एक हमारा पूरा ध्यान बाहर की एक्टिविटी पर ही होता है। लेकिन जब हम श्वास प्रेक्षा करते हैं तो वो एक सूक्ष्म प्रक्रिया हो जाती है।
दोनों से ही हम वायु का ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हमने प्राणायाम किया, चाहे हमने श्वास परीक्षा की, पर श्वास को देखना, वायु को देखना ही श्वास वायु को ग्रहण करने में सहायक बनता है। जैसे हमने भोजन पानी की बात की, तो वो हम जब जानते हुए ले रहे हैं, तो जिस वायु को हमने श्वास के माध्यम से जागरूकता पूर्वक लिया, तो वो ही हमें कई गुना लाभ शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर। एक ये शारीरिक प्रक्रिया तो है ही कि हमने श्वास लिया छोड़ा, लेकिन वो केवल और केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, वो हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। और कई गुना बढ़ाना मीन्स अल्टीमेटली हम शरीर से भी स्वस्थ हो रहे हैं, मन से भी स्वस्थ हो रहे हैं, भावों से भी स्वस्थ हो रहे हैं। और जब इन तीनों का स्वास्थ्य हमें मिलता चला जाता है, हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आध्यात्मिकता मीन्स हमें अपने आप से जोड़ते चले जाते हैं। अपने आप से जोड़ना मीन्स अपनी चेतना से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। और श्वास का भी सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव यही है, ध्येय यही है, पर्पस यही है कि हमें अपने आप से अपने आप को जोड़ना है। मन से श्वास पर नियंत्रण कर रहे हैं प्राणायाम में, हम अपने आप से श्वास को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन जब हम श्वास परीक्षा करते हैं, तो मन पर नियंत्रण अपने आप आना शुरू हो जाता है। और मन ही है वो, अगर हमारा अनुशासित होता चला जाता है, तो ओवरऑल हर तरह की क्रियाएं हमारी बैलेंस होती चली जाती हैं। तो सर्वांगीण स्वास्थ्य हमें मिलता है जब हम जागरूकता पूर्वक वायु को ग्रहण करते हैं, ध्यान की गहराई में चलते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, बाहर का तो हमें बहुत ज्ञान है, किस तरह से क्या चलाना है, कहाँ पर क्या है। और जब हम इस बाहरी आलंबनों को छोड़कर भीतर श्वास के आलंबन से जुड़ते चले जाते हैं, तभी तो जब भीतर देखेंगे तो भीतर के रहस्यों के बारे में पता लगेगा, बाहर देखते हैं तो बाहर के रहस्यों के बारे में पता लगता है। तो बाहर के रहस्य को खोजने के लिए तो हमारे पास एम्पल ऑफ साधन है, अंदर के रहस्यों को खोजने के लिए श्वास एक सबसे इम्पोर्टेंट साधन है। अगर हम पूरी तरह से श्वास के प्रति, वायु के ग्रहण के प्रति जागरूक रहते हैं, तो भीतर के रहस्य भी धीरे धीरे सामने आते चले जाते हैं। और इसको हमें जागरूकता पूर्वक देखना कैसे है? हम कहते तो हैं कि श्वास को देखना चाहिए, श्वास को जानते हुए लेना चाहिए। श्वास को लेना मीन्स वायु को ग्रहण करना, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वायु नहीं है, वो एक वाइटल एनर्जी है जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, और उसी के माध्यम से हमारा ये शरीर चल रहा है। अगर ये सिर्फ ऑक्सीजन होती, तो जो कोरोना के वक्त में ऑक्सीजन की कमी आई थी, या हमने सबने देखा भी है, तो वो तो ऑक्सीजन के सिलेंडर से पूरी हो जाती। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एक वाइटल फोर्स है, एक ऊर्जा है, जो हमें श्वास के माध्यम से, वायु के थ्रू, श्वास से हम वायु को ग्रहण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ वाइटल एनर्जी भी है जो हमारे शरीर को चला रही है। तो इसमें हमें श्वास को क्या क्या, श्वास की हमें क्या क्या बातें देखनी है, जिससे हम श्वास के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर जाने से रुक जाता है। श्वास का स्पर्श, अगर हम जागरूकता पूर्वक श्वास को लेते हैं, तो एक बार रियलाइज भी करके देखें
जब हम जानते हुए ले रहे हैं तो नथुनों पर हमें उसका स्पर्श, नोस्ट्रल पर उसका स्पर्श अनुभव होता है और हमें पता लगता है कि ये पूरा श्वास का ट्रैक है। मतलब नाक के भीतर नोस्ट्रल से होता हुआ ये यहाँ संधि स्थल पर आया और जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता चला जाता है तो हम वायु नली का, विंड पाइप को भी फील कर पाते हैं और अनुभव में आता है कि लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड हो रहे हैं, मींस एल्वियोलाई तक श्वास पहुंच रहा है। ये कैसे संभव है? जागरूकता पूर्वक हवा को ग्रहण करने से ही ये पॉसिबल हो पाता है। श्वास की गति, गति को ही तो हमें कम करना है। जैसे जैसे श्वास की गति यानी उसको हम धीरे धीरे लेना शुरू करते हैं तो गति ऑटोमेटिकली कम होती है और समय भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो चाहे तो समय को बढ़ा दे, गति अपने आप कम हो जाएगी, या गति को कम कर दे तो समय भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। श्वास का प्रेशर, लाइक जब गति और समय पर ध्यान देते हैं तो वो किस प्रेशर के साथ हमारे भीतर आ रहा है, जा रहा है, वो भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है। श्वास की शीतलता और उष्णता, जब हम श्वास लेते हैं नोस्ट्रिल के भीतर उनकी ठंडक को अनुभव करें। जो बाहर से श्वास लिया उसकी ठंडक हमें ऑटोमेटिकली नथुनों के भीतर या संधि स्थल तक अपने आप अनुभव में आती है। अपने आप मीन्स होती तो वो है ही ठंडी या गर्म, लेकिन हम उसके साथ जब जागरूकता को जोड़ देते हैं तो वो हमें फील होनी शुरू हो जाती है। और जब हम बाहर निकालते हैं तो ये जो अपर लिप का, नाक के बाहर ये ऊपर वाले होंठ की जो स्पेस है वहां पे फील करके देखो। जब हमने श्वास को छोड़ा तो वहां हल्की सी गर्माहट भी अनुभव में आती है। तो इस तरह हम अलग अलग तरीकों से श्वास के प्रति अपनी जागरूकता को बनाए रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनुभव में आनी शुरू हो जाती है। कभी सोचे है कि हमें उबासी क्यों आती है? एक्चुअली में हम अपने विचारों में ही इतने व्यस्त होते हैं, जब उबासी आ रही होती है तब भी बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मीन्स वो इतना बिजी हो गया है हमारा मस्तिष्क कि उसके पास जितनी ऑक्सीजन, काम तो वो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जितनी उसको वायु मिलनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रही है। तभी एक बार मुंह खोल के ज्यादा ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं ताकि मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव होते चले जाएं। और अगर हम रेगुलर बेसिस पर ही लंबा श्वास लेते हैं और धीरे धीरे ही लंबा श्वास छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑक्सीजन की कमी पूरी होती चली जाती है। और वो कमी पूरी होती है तो मस्तिष्क तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठे, एक एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन अपने आप पहुंचती चली जाती है। तो इसमें भी हम एक छोटा सा प्रयोग 5 श्वास के साथ ही जोड़ेंगे कि जब हमने श्वास को लिया तो अनुभव करना है कि मस्तिष्क के एक एक सेल, एक अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट मींस ऊपर की ओर ये जा रहा है, उसको अनुभव करना है कि मस्तिष्क का एक एक सेल हमारा ऑक्सीजन से, वायु से, वाइटल एनर्जी से भर गया है। और जब हम श्वास छोड़ें तब भी ये अनुभव करें कि चाहे वो पैर का अंगूठा हो, चाहे वो सिर हो, हर जगह से वायु टॉक्सिन्स को लेकर बाहर आ रही है। तो 5 श्वास की प्रैक्टिस पूरे भाव के साथ कि हमने श्वास को लिया, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक एक एक सेल तक पहुंचा, श्वास को छोड़ा,
तो भी मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक के सभी टॉक्सिन्स बाहर आए। ब्रीद इन, energize each and every cell of the body from toe to head. Breathe out, सभी के सभी विजातीय तत्व श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। श्वास लें, एक एक सेल को शक्ति से भर दें। छोड़ें, सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। श्वास लें, छोड़ें। श्वास लें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शक्ति का अनुभव। छोड़ें, विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं। रिलैक्स्ड फील करें। तो इस तरह पूरा शरीर पूरी तरह से सक्रिय होता चला जाता है। सहज श्वास की हमने बीच में बात की थी। तो सहज, एक तो हम कुंभक लगाते हैं, एक है कि सहज श्वास के बीच में ही एक छोटा सा, एक डॉट के समान, बिंदु की तरह छोटा सा अंतराल आता है। उस अंतराल के प्रति हमें जागरूक होना है। तो उसके प्रति भी जागरूकता हमें किस तरह से धीरे धीरे बढ़ानी है। सहज श्वास चाहे वो दीर्घ है या अभी हमारा बाई चांस दीर्घ नहीं भी हुआ है, तो भी कुंभक तो वहां पर सहज कुंभक जिसे कहा जाता है, सहज श्वास सहज कुंभक, वो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि एक डॉट की तरह ही, बिल्कुल बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही चाहे वो अंतराल है, उसी अंतराल को हमें अनुभव में लेकर आना है। किस तरह से? हम 5 से 10 तक की गिनती करते हुए, लाइक 10 श्वास लिए और छोड़े। लेना और छोड़ना इज 1 ब्रेथ। तो श्वास को लिया, 1 गिना, 2 गिना, और बीच में हमारा ध्यान वहां से हटता भी है। ऐसा नहीं है कि हम कई बार लगातार 10 श्वास एक साथ ले पाए, कई बार 2 या 3 श्वास ही लिए फिर से हमारा ध्यान हट जाता है। तो कोशिश करके 10 तक आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ पाए तो अगर बीच में गिनती छूट गई तो वापस 1 से ही शुरू करना है। तो इस तरह से करते करते फिर 10 से 1 तक वापस आना है। जहां कहीं भी गिनती छूटी वापस से एक 0 से एक तरह से स्टार्ट किया, लाइक 1 से शुरू किया या 10 से शुरू किया। तो अभी हम कोशिश करते हैं 5 की, क्योंकि समय को देखते हुए हम 5 श्वास तक गिनती तक जाएंगे। लेकिन जब हम मानसिक, यहाँ तो अभी मैं बोल के करवाऊंगी तो वो इजीली 5 और 5 से 1 तक हम आ पाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप से करते हैं तो हो सकता है मुश्किल से 2 श्वास लेंगे और हमारा श्वास छूट जाएगा और फिर से हम विचारों में चले जाते हैं। तो फिर से हमें 1 से ही शुरू करना होगा और अपने कुंभक को रियलाइज करने की, अनुभव करने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं 5 श्वास का ही, और कुंभक को, मेन कुंभक लगाना नहीं है, लेकिन जो सहज कुंभक है उसी को देखने की कोशिश करनी है। मैं सिर्फ लेने के लिए गिनती करूंगी 1 to 5 एंड 5 to 1। तो शुरू करते हैं। 1, 2, सहज कुंभक को देखें, चाहे भीतरी है चाहे बाहरी है। 3, 4,
5, 5, पूरा ध्यान सहज कुंभक पर। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स्ड। जो सहज कुंभक का क्षण है वही निर्विचारता का क्षण है। तो जैसे जैसे सहज कुंभक बढ़ता चला जाता है उसी तरह हमारी निर्विचारता भी बढ़ती चली जाती है। हम भोजन के संयम की, जल के संयम की तो बहुत बातें करते हैं, तो क्या कभी वायु के, श्वास के संयम की भी सोची है? तो श्वास का संयम क्या है? अगर हम धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हैं, श्वास की भी गिनती कम होती चली गई। जो हम 14, 16, 18, 20, 22 श्वास ले रहे थे, जैसे भोजन का होता है दिन में हम 4 बार, 5 बार, कितनी ही बार कर लेते हैं। तो इसी तरह जब हमने कॉन्शियसली श्वास को लेना शुरू किया तो वो भी, उनकी भी गिनती घटकर 10, 6, 3 तक आती चली जाती है। और कुंभक भी किया साथ में, अगर कुंभक पहले हमने जागरूकता पूर्वक जोड़ा और फिर धीरे धीरे वो हमारी श्वास की नॉर्मल टेंडेंसी बनती चली जाती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का जो एक रेस्पिरेटरी सेंटर है वो उस रिदम को पकड़ लेता है कि हमने 5 की गिनती तक लिया या 10 की गिनती तक लिया, फिर उसको भीतर रोका, फिर छोड़ा, फिर बाहर रोका। वही रिदम हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर पकड़ लेता है और वो हमारा सहज श्वास बनता चला जाता है। तो इस तरह से हम श्वास के प्रति भी जागरूक होकर अपने आप को बैलेंस, मैनेज, रोगों से दूर, अध्यात्म की ओर बढ़ना। और महात्मा बुद्ध ने ये कहा है कि जिस तरह, जैसे हम कहते हैं ना कि भोजन लेना हमारे लिए जरूरी है, तो भोजन की जरूरत भी किसके लिए है? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? है दोनों के लिए ही जरूरी। शरीर के थ्रू ही हम आत्मा तक पहुंच पाते हैं, तो जरूरी तो हमारे लिए है ही, पर अल्टीमेट टारगेट जो हम अपने अस्तित्व को पाना चाहते हैं उसी के लिए, उतनी ही जरूरत के लिए, उतनी ही, हम जैसे भोजन की भी बात की थी, जल की भी बात की थी, कि हम शरीर को चलाने के लिए भोजन ले रहे हैं, शरीर को चलाने के लिए जल ले रहे हैं, ना कि हम भोजन के लिए जी रहे हैं। तो इसी तरह गौतम बुद्ध ने कहा है कि श्वास भी हम शरीर के लिए ले रहे हैं। हमें शरीर से ही अपने अस्तित्व, आत्मा को श्वास की जरूरत नहीं है। शरीर के लिए ही श्वास चाहिए, शरीर के लिए ही भोजन चाहिए, शरीर के लिए ही जल चाहिए। तो उसके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंचते हैं। इसलिए शरीर के लिए ही श्वास भी जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने अस्तित्व से जुड़ते चले जाते हैं तो हमें श्वास का भी भान नहीं रहता है। तभी तो कायोत्सर्ग में या श्वास परीक्षा करते करते ये कहा जाता है और देखा भी जाता है कि ये लगता है कि जैसे श्वास तो इसका चल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम अपने अस्तित्व से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो श्वास की जरूरत भी, ऑक्सीजन की जरूरत भी, वायु की जरूरत भी शरीर के लिए ही है। और वो हमारा उस मिनिमल क्वांटिटी में चल रहा है और हम भीतर आत्मा से जुड़ते चले जाते हैं।
तो यही है श्वास की इम्पोर्टेंस, वायु की इम्पोर्टेंस हमारे शरीर को चलाने के लिए। और जागरूकता जोड़ते चले जाएं तो हम अपने अस्तित्व से, हमारा अस्तित्व क्या है, आत्मा से जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, चाहे वो नए साधक है चाहे वो पुराने साधक हैं, कोई कुछ कहना भी चाहता है तो यू आर वेलकम। यस संगीता जी। नमस्ते मैम। मैम हम जब सांस लेते हैं तो भी तो हमारे निर्विचार होते हैं, वो जो कुंभक का जो सहज कुंभक है उसमें और ज्यादा निर्विचार बढ़ता है क्या? यस बिल्कुल, चाहे वो सहज कुंभक है चाहे वो हमने शुरू में लगाना शुरू किया, रियलाइज करके देखो जैसे ही सांस रुका उस वक्त विचार नहीं आता है। जब हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब हम श्वास को छोड़ के विचारों में चले जाते हैं, फिर हमें वापस अपने आप को लाना पड़ता है, अरे 10 मिनट तो कम से कम श्वास देख ले। तो उस तरह फिर हम श्वास पे वापस आते हैं, या जैसे आज मैंने बताया कि 10 की गिनती तक श्वास को देखने की कोशिश करें, लाइक 10 श्वास देखने की कोशिश करें। तो उसमें भी आप देखना हम चले जाते हैं, श्वास हमारा छूट जाता है, हो सकता है 3 या 4 ही श्वास देखें, फिर से हम विचारों में चले जाते हैं। लेकिन उसी में अगर हमने बीच में कुंभक देखना शुरू किया तो हम विचारों में नहीं जाते हैं। कुंभक जो है, कुंभक मीन्स ब्लैंक, श्वास से ही ब्लैंक हो गए। जब श्वास से ही ब्लैंक हो गए तो विचार भी खत्म हो गए, लेकिन श्वास ही लिया तभी विचार भी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम जागरूक बने रहते हैं तो चाहे हमने लिया या छोड़ा, तब निर्विचारता की ही पोजीशन बनी रही। मैम जब हम सांस ले रहे थे, जब आपने कहा सहज सांस को देखे, तो हम सांस लेते हुए एकदम से रुक रहे हैं, वो सही नहीं है ना एक्चुअल में? जैसे हम सांस ले रहे हैं सहजता से, तो आपने कहा कुंभक ना करे, लेकिन वो एकदम से ऐसा कुंभक लाइट ले रहे वैसा लग रहा है। हाँ, तो वो आ रहा है, इट्स ओके, क्योंकि चाहे हम नहीं लगा रहे हैं लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि ये कुंभक है, तो उसको आने दें। वही समय तो जब हम देखना शुरू करेंगे, वही अंतराल, वही गैप, श्वास के लेने और छोड़ने का गैप अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे हमने खुद से नहीं लगाया है लेकिन देखना शुरू किया तो वही अंतराल, गैप अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और जितनी देर वो गैप है उतनी देर तो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि लेने और छोड़ने की क्रिया मीन्स, जब हमने सांस लिया मीन्स हम जिंदा है, श्वास छोड़ दिया और दूसरा श्वास नहीं लिया तो मृत है। तो मृत है तो विचार भी मृत है। तो वो कुंभक की सिचुएशन मीन्स वी आर निर्विचारता की सिचुएशन। थैंक यू सर, जिंदा वेरी रहने नाइस। के लिए श्वास आना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट लेने और छोड़ने के साथ इस क्रिया को भी जोड़ सकते हैं, इन शब्दों को, आई मीन कि जब हमने श्वास को छोड़ा तो अपने आप को मृत फील करें। जब नया श्वास आएगा तभी तो जिंदा होंगे। अब बेबी जब पैदा होता है, लंग्स उसके कब खुलते हैं? जब वो रोता है। अगर वो नहीं रोया तो उसके लंग्स नहीं खुलेंगे। बाहर के एटमॉस्फेयर से जुड़ते ही उसका रोना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि उसके लंग्स खुले, ताकि वो बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। तो जिंदा रहने के लिए जब ऑक्सीजन की जरूरत है, मींस इनहेल जीवन, एक्सहेल मृत्यु। तो कुछ भी श्वास के साथ जोड़ा वो हमारी जागरूकता को बढ़ाता चला जाता थैंक यू। है। यस, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा जी, पूरा लिखा है चंदा जी ने। नहीं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। ओके, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या लिखा है, बट ये है कि कुछ लिखा है। चाहो तो आप उसकी फोटो खींच के ग्रुप पे भेजोगे तो उसका क्लोजअप अच्छे से नजर आएगा। यस, तो
और बेसिकली वही बात है कि श्वास के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं कि क्या है। जैसे मैंने बताया, और श्वास ही है जो भीतर भी जाता है बाहर भी आता है। जब हमने श्वास को भीतर लिया तो हम अपने आंतरिक जगत से जुड़ते हैं। जब हमने श्वास को बाहर छोड़ा तो एक तरह से हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक जगत से जुड़ते हैं। तो गहरा श्वास होता चला जाता है और धीरे धीरे लंबा करना बहुत आसान होता है। जो श्वास परीक्षा करवाई जाती है उसमें यही बार बार कहा जाता है। एक तो हुआ कि श्वास के प्रकंपन नाभि तक गए, नाभि तक जाना उसको हम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए वो एक स्थूल माध्यम है जिससे कि हम फील कर पाते हैं कि हमने श्वास लिया और पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। चाहे नहीं फूले, हो सकता है जो यहाँ पुराने साधक है उनकी तो सबका सही चल रहा होगा, बट बाई चांस कई बार जो नए साधक जुड़ते हैं उनका हो सकता है श्वास लेते हुए पेट अंदर जाए और छोड़ते हुए पेट बाहर आए। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग के थ्रू ही सबसे पहले हमने इसी के प्रति जागरूक होने हैं कि श्वास लिया और पेट को फुला दिया, जो हम सहज श्वास ले रहे हैं उसी में। अभी गिनती पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही करें, लिया और फुला दिया, छोड़ा और पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचा। जब ये धीरे धीरे से, और फिर आप कभी अचानक 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अचानक चेक करोगे तो लगेगा अरे ये तो बिल्कुल सही हो गया, श्वास ले रहे हैं तो पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं, छोड़ रहे हैं भीतर गया, मींस कुछ हमारे भीतर गया तो उस बैलून को हमें फुलाना है। छोड़ दिया, बैलून को खाली कर दिया, मतलब पेट हमारा भीतर गया। तो यही सांस लेने की क्रिया को हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ने धीरे धीरे पकड़ लिया कि सांस लेना है तो पेट फूलना ही चाहिए, सांस छोड़ना है तो पेट अंदर ही जाना चाहिए। जब वो प्रोसेस में आ गया, रेस्पिरेटरी सेंटर ने पकड़ लिया, फिर हमें उसको लंबा करने पे ध्यान देना है। 5 की गिनती तक श्वास लिया और 5 की गिनती तक ही श्वास छोड़ा, और धीरे धीरे वो 10 की गिनती पर भी आ जाता है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है और जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, करते करते ही हमारी क्षमताएं भी बढ़ती चली जाती हैं और ऑक्सीजन ही मेन एनर्जी का सोर्स है जो कि भोजन को भी पचाने में सहायक बनता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भोजन भोजन को जलाने में ऑक्सीजन वायु की जरूरत है, तो वो वायु अंदर पहुंचेगी तभी वो, जब भोजन से ग्लूकोज बना, वायु से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और उसी एनर्जी के माध्यम से हम अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज करते हैं। चलना, खाना, बोलना, ये सब कुछ उसी एनर्जी से हो रहा है और वही एनर्जी हमें ध्यान साधना में बैठने में सहायक बनती है। जब हम भोजन का भी संयम करते हैं, जल का संयम करते हैं और वायु का संयम करते हैं, तो हमारी एनर्जीज कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। एनर्जीज बढ़ेंगी तो डे टू डे एक्टिविटीज तो हमें करनी है, उसके लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ ध्यान को करने के लिए भी, लंबे समय तक बैठने के लिए भी, लंबे समय तक खड़े होने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता है। तो वो एनर्जी इन्हीं माध्यमों से हमें मिलने वाली है, तो वो मिलती जाएगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। संगीता जी फिर से कुछ कहना चाह रही है? मैम, क्या हमने ध्यान से जो भी या विटामिन्स मिनरल्स जो भी हमें शरीर में होने चाहिए, प्रोटीन्स, क्या वो मिल जाते हैं ध्यान से? देखिए, जब मिलते तो हैं लेकिन जितनी हमारी सघनता बढ़ेगी, लाइक हम एक्चुअली में आधा घंटा पूरी तरह से निर्विचारता
और आधा घंटा क्या, धीरे धीरे वो 3 घंटे की साधना में जब कन्वर्ट होता है, तो वो 3 घंटे बैठने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अभी तक तो हमें हर चीज बाहर से लेने की आदत पड़ी हुई है। तो जैसे जैसे अब हमने भोजन की जब बात की थी कि भोजन को पचाने में जो एनर्जी लगी, तो ध्यान साधने के लिए फिर से एनर्जी कम। अगर हम बार बार खाते हैं, अगर हम लिमिट में खाते हैं जितना हमें चाहिए, भूख जितनी है उससे थोड़ा सा कम खाया, पचाने में भी एनर्जी कम लगी, फिर से वही एनर्जी हमारी कहाँ यूज हुई, ध्यान साधना में। तो इस तरह वो एनर्जी और कामों से बचाकर हमने ध्यान में लगाई, तो धीरे धीरे एक्चुअली में हमारे भीतर इतनी एनर्जी आ जाती है कि हर चीज की कमी ऑटोमेटिकली पूरी होती चली जाती है। बट उतनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, निरंतरता और उसके प्रति विश्वास, ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो शरीर तो सही में निरोग होता चला जाता है। और निरोग कब होगा, जब हमारी सारी जो मिनरल्स, विटामिन, जो भी कमियां हैं, हार्मोन्स का बैलेंस, वो सारी चीजें पूरी होती चली जाएंगी, तो रोग तो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। और जब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं तो हमारी जरूरतें भी अपने आप कम होती चली जाती हैं। जरूरतें, इच्छाएं, यही तो है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है और हमारे भीतर तनाव क्रिएट करता है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला, तनाव आ गया। सिंपल, आज चलो जूते ही खरीदने हैं, जो मुझे अपनी पसंद के जूते थे वो नहीं मिले, तनाव आ गया। तो फिर हमारी जरूरत, अरे जो मेरे पास है वो बहुत है। तो वो जरूरतें कम होनी शुरू हुई, इच्छाएं कम होनी शुरू हुई, तो अपने आप तनाव कम होना शुरू हुआ। तनाव कम हुआ तो रोग ही अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से तनाव कम होता है। तनाव से हम, जैसे जैसे तनाव कम होगा, हम अपने आप ध्यान की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम श्वास को ही, वायु को ही जागरूकता पूर्वक लेते चले जाते हैं, तो अध्यात्म की ओर भी बढ़ते चले थैंक यू। जाते हैं। आई होप अभी किसी का कोई क्वेरी भी नहीं है, लेकिन कोई कुछ कहना भी चाह रहा हो तो अभी भी कर सकते हैं, और अदरवाइज समय भी हो गया है। लेकिन फिर भी कोई कुछ बोलना चाहे, कहना चाहे। अर्चना जी, अनम्यूट करना चाह रहे हो? यस, नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ, हम जो रेगुलर श्वास लेते हैं वो क्या सीना फुला के लेना है या पेट फुला के लेना है? पेट से लेकर सीने तक पूरा फूलना चाहिए, क्योंकि हम हंसली, पसली, तनुपट, ये 3 ऑर्गन्स हैं हमारे, जिनको श्वास के लिए यूज करते हैं। सबसे नीचे डायाफ्राम आ गया, उसके लिए कहा जाता है कि पेट को फुलाएं। लंग्स हो गया हमारी ये पसलियां, जो ये पूरे का पूरा रिब केज, और यहाँ हमारी हो गई हंसली। तो एक्चुअली में जब हमने श्वास लिया, हंसली और पसली को हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए शुरू में ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले पेट के फूलने और सिकुड़ने पे ध्यान दें। जब वो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो पेट फूलता है। धीरे धीरे जब वो सही होता है तो ऊपर तक पूरा फूलते हुए अनुभव करें। और जब रेगुलर छोड़ना है तो ऊपर से पहले छोड़ें और फिर नीचे, जैसे ग्लास भरता है, नीचे से पानी ऊपर तक भरा, अब ग्लास को खाली करने के लिए पहले वो ऊपर से खाली होना शुरू होता है। सेम इज, ब्रीद इन, नीचे से ऊपर तक भरा, ब्रीद आउट, ऊपर से नीचे तक खाली करते चले। ये जब श्वास का एक्सरसाइज करते हैं यानी ध्यान लगाते हैं तो भी वैसे ही लेना, सेम पेट से होकर फिर सीने तक? यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट ऑप्शन आपको दिया जा सकेगा थोड़ा। अमृत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अमृत जी सामायिक में है। ओके। चलिए, अमृत जी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आपने ये जो उबासी आती है, हाँ जी। तो आपने बोला श्वास की कमी रहती है, हवा अपने को कम ऑक्सीजन मिलता है, हाँ तब जी। ये आती है। ये आज जानने को मिला
तो एकदम अपने को हवादार जगह में एकदम बैठना चाहिए कि सांस की मतलब ऑक्सीजन की कमी ही नहीं रहे और पूरा ऑक्सीजन बिल्कुल मिले। बिल्कुल। तो अपने देखो, हाँ, यस, देखा होगा जब हम कई बार किसी से बातें भी कर रहे होते हैं, अचानक दो लोग बातें कर रहे हैं और हमें सुस्ती उबासी आनी शुरू हो जाती है। एक तो हमारा उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा हम कहीं ना कहीं कुछ सोचने में लग जाते हैं, जिससे कि हमारा मस्तिष्क थकना शुरू हो जाता है, हमें पता भी नहीं लग रहा और वो थक रहा है। तो मीन्स उसको एनर्जी चाहिए, जब हम थकते हैं तो मीन्स एनर्जी चाहिए। तो मस्तिष्क को भी एनर्जी चाहिए, तो वो मुंह खोल के गहरी सांस लेता है, ताकि मस्तिष्क का एक एक सेल एक्टिवेट होता चला जाए। और अगर हम रेगुलर बेसिस पे ये लॉन्ग ब्रीदिंग के प्रोसेसेस करते हैं, तो देखना उनको कंपैरेटिवली कम उबासी आएगी। और कई लोगों को तो देखा होगा बहुत उबासियां आती हैं, तो उन्होंने कभी लंबे श्वास पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जैसे श्वास दीर्घ होता चला जाएगा, उबासियां, क्योंकि जरूरत पूरी हो गई हमारे पूरे शरीर की, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लंबा सांस लेंगे, तभी वो वहां तक पहुंच ओम अर्हम पाएगी। समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। कौन बोलेंगे स्लोगन? बोलूंगा। हाँ अमृत बोलिए जी बोल रहे अमृत जी। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हैं। 1 रोज। घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज हर रोज एक 1 एक घंटा घंटा रोज। घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज हर एक रोज। 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत आभार उस